Namaste bachcho, welcome back to our channel. Our topic for today is yo-yo osteo. Yo-yo bio? Yes, but today we are going to talk about yo-yo osteo. अब osteo का मतलब क्या होता है बेटा? So osteo का मतलब होता है बोन्स. सो आज के लेक्चर में हम लोग बोन का स्ट्रक्चर डिटेल में पढ़ेंगे. हम चालू करेंगे पहले बेसिक क्वेश्चन से. जैसे बायोलॉजी में कार्डियो का मतलब होता है हार्ट. सो हार्ट के स्पेशलिस्ट को हम लोग बोलते हैं कार्डियोलॉजिस्ट. वैसे ही बोन का अगर ओरिजिनल वर्ड ऑस्टियो है, सो बोन के स्पेशलिस्ट डॉक्टर को ऑस्टियोलॉजिस्ट क्यों नहीं बोलते? बोन के स्पेशलिस्ट डॉक्टर को बोलते हैं ऑर्थोपेडिक सर्जन. So this is first point that you have to think upon कि bone specialist doctors they are called as orthopedic, they are not called as osteologist. Okay? Why? अब इसका एक सिंपल सा रीजन ये देखो. ऑर्थो का मतलब होता है स्ट्रेट. पेडिक का मतलब होता है चाइल्ड. जैसे पीडियाट्रिशियन बच्चों का स्पेशलिस्ट डॉक्टर होता है बेटा. ओके, सो ऑर्थो मींस स्ट्रेट एंड पेडिक मींस चाइल्ड. सर सीधा बच्चा नहीं, ऐसा मीनिंग डायरेक्ट नहीं लेने का बेटा. कॉन्सेप्ट है इसके पीछे. अब होता ये है कि ऑर्थोपेडिक डॉक्टर मोस्टली कौन से पेशेंट्स देखते हैं? फ्रैक्चर के पेशेंट्स. और फ्रैक्चर किस में ज्यादा कॉमन होता है? जो ज्यादा कूदा फांदी करेगा, जो इधर उधर भागम भाग करेगा, जो गिरते पड़ते रहेगा, राइट. और इस तरह की एक्टिविटीज ज्यादा कॉमन किस में है? बच्चों में. अडल्ट जो होते हैं वो ध्यान रखते हैं, थोड़ा संभल कर चलते फिरते हैं, उठते बैठते हैं. पर बच्चों में कैसा है ना, खेल कूद के दौरान उनको ज्यादा से ज्यादा इंजरी होने के चांसेस होते हैं. अब होता ये है कि अक्सर ये जब फ्रैक्चर के पेशेंट्स देखते हैं तो समझो फॉर एग्जाम्पल एक बोन और यहां से ये टूट गया, और टूटने के साथ साथ ये बोन अगर डिसलोकेट भी हो गया है. अब सबसे कमाल की बात ये है कि डॉक्टर्स जब बोन फ्रैक्चर में प्लास्टर बांधते हैं, ओके राइट, तो ऐसी कोई दवाई नहीं है जिसके हिसाब से वो हील होगा. हीलिंग जो भी कुछ होता है ना, वो कुदरती तौर पे नेचर खुद ब खुद करवाता है. वो प्लास्टर सिर्फ क्या करता है, वो हीलिंग को है ना राइट डायरेक्शन देता है, ताकि बोन ना राइट डायरेक्शन में हील हो. उसके साथ साथ डॉक्टर्स जो कैल्शियम की टैबलेट्स और एंटी इंफ्लेमेटरी टैबलेट्स देते हैं, वो पेन को थोड़ा रिलीफ करवाता है और बॉडी में कैल्शियम प्रोवाइड करवाता है ताकि हीलिंग में मदद हो सके. बट हीलिंग जो प्रोसेस है वो नेचुरल होता है. अब अगर ये इसको मैंने राइट डायरेक्शन में लाके प्लास्टर नहीं किया तो देयर आर चांसेस बहुत से केसेस में बोन शायद कुछ इस तरह से फ्यूज हो जाए. ओके, और इस तरह से फ्यूज होने की वजह से समझो ये बोन अगर लेग का है या हैंड का है तो डिफॉर्मिटीज आती है, यानी हाथ और पैर का है ना शेप चेंज हो जाता है. तो उस हिसाब से फिर चलना फिरना, समझो अगर पैर का बोन हुआ और एक पैर छोटा हो गया उसके हिसाब से, फिर चलने का स्टाइल अगर चेंज हो गया, उठने बैठने का स्टाइल अगर चेंज हो गया तो बच्चे को तकलीफ आएगा. इसीलिए बोन के स्पेशलिस्ट डॉक्टर को बोलते हैं ऑर्थोपेडिक डॉक्टर, बिकॉज ऑर्थो मींस स्ट्रेट एंड पेडिक मींस चाइल्ड. सो ही इज द वन हु मेक्स श्योर दैट व्हेनेवर योर चाइल्ड रिसीव्स इंजरी, the healing of the bone of your child should take place in the straight direction and not in any other deformed manner, not in any other abnormal manner. Okay, so ये हमारा आज का पहला कॉन्सेप्ट है. Anyway, ये थोड़ा एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है. अब आते हैं कोर कॉन्सेप्ट. अब सपोज फॉर एग्जांपल एक बोन अंदर से कैसा दिखता है वो हमको पढ़ना है. तो उसके लिए तू अपने दोस्त के बॉडी से एक बोन निकाल रहा है. सो ये क्या है? ये तेरा दोस्त का हड्डी है. उसको बोलने का देख हमारे बॉडी में 206 हड्डी होता है. बोलेगा वाओ वंडरफुल, तूने एक्स्ट्रा नॉलेज दिया मुझे. आज तूने बायोलॉजी सिखाया.
मैंने कहा हाँ, अब इस सिखाने के बदले मुझे एक हड्डी दे, चल और एक हड्डी निकाल लेने ये, और दोस्त है तो मना भी नहीं करेगा। तो दोस्त का एक हड्डी निकाला बाहर, अब इसको यहाँ बीच से काटते बेटा, ठीक है। अब इसको काटने के बाद इसके दो टुकड़े हो जाएंगे, और इसको मैं जूम कर देता हूँ, थोड़ा मोटा कर देता हूँ। मान के चलते अपना ये ऊपर का हिस्सा है, ओके। ऊपर का कट एंड है और ये नीचे का कट एंड है। अब इसमें सबसे पहली बात सीखने लायक ये है कि हर हड्डी के बीच में जो कैविटी होती है उसको बोलते हैं बोन मैरो कैविटी, और इसमें नरम मटेरियल होता है, सॉफ्ट मटेरियल होता है जिसको बोलते हैं बोन मैरो। तो यहाँ पर बोन मैरो भरा हुआ है, ओके। तो इसका नेमिंग कर देते हैं, दिस इज बोन मैरो कैविटी विच इज फिल्ड विद बोन मैरो, और इसी बोन मैरो के अंदर ब्लड सेल्स तैयार होते हैं बेटा। अच्छा, अब दूसरी बात ये सीखने लायक है कि जब बोन को काट के देखते हैं ना बेटा, तो बोन के अंदर ऐसा बहुत सारा छोटा छोटा चक्री नजर आता है। ओके, अच्छा, और ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल होता है बेटा, यानी इसमें सर्कल के अंदर सर्कल होते हैं। अब बेटा ध्यान से देखा, बहुत जरूरी वाला पार्ट सिखा रहा हूं, ओके। इसमें से अगर एक चक्री को हम बाहर निकालें तो ये कैसा है ना, ये कैरम के पॉइंट की तरह बेटा, ओके। एक कैरम का कॉइन, कैरम खेला है ना बेटा, राइट, ओके। एक कैरम का कॉइन कैसा होता है, अब तुम वही सोचो, हड्डी जो होती है ना, हड्डी के अंदर ऐसे बहुत सारे कैरम के कॉइन्स की तरह स्ट्रक्चर होते हैं, एक के नीचे एक, और कैरम का कॉइन कैसा कड़क रहता है, वैसे बहुत सारे कैरम के कॉइन्स एक के नीचे एक आएंगे तो उस तरह से वो हड्डी बनाते बेटा। अब इसमें से एक कैरम के कॉइन को अगर हम ऊपर से देखें तो कैसा नजर आएगा, वो हम लोग नीचे ड्रॉ करते हैं, जो सबसे मेन डायग्राम है। यानी इसमें से एक चक्री बाहर निकाला, उसका जो ऊपर का सरफेस है ना, वो कैसा नजर आएगा, वो हम नीचे ड्रॉ करते हैं। अब इसमें तुम क्या करो मालूम है, एक सर्कल ड्रॉ करो और बीच बीच में गैप छोड़ते जाओ। अब गैप में ना ऐसा अंडे जैसा कैविटी बनाओ, ओके। अब जैसे एक सर्कल बना लिया ना, अब उसके अंदर दूसरा सर्कल भी बनाओगे। और इसमें भी सेम चीज रिपीट करो। ऐसा कर करके तुम 3 से 4 सर्कल बना सकते हो, इसको कॉन्सेंट्रिक सर्कल बोलते हैं, यानी सर्कल के अंदर सर्कल बेटा, ओके। फिर एकदम बीचों बीच में, सेंटर में,
सेंटर में एक सर्कल बनाओ। अब देखो इसका नेमिंग कैसा है। सबसे पहली बात, ये जो कॉन्सेंट्रिक सर्कल है ना, ये जो लाइन है सर्कल के अंदर सर्कल, उसको हम लोग बोलेंगे लैमेला, और बहुत सारा रहेगा तो लैमिले। नेक्स्ट, फिर ये जो येलो कलर का स्पेस है, एम्प्टी स्पेस, इसको बोलते हैं लैक्यूना, और अगर बहुत सारा रहेगा तो लैक्यूने ही बोलने का। इसके अंदर बोन के सेल्स होते हैं, अब ये बोन का सेल है बेटा, और बोन यानी ऑस्टियो और सेल यानी साइट। तो ये जो बोन का जो सेल है ना इसके अंदर की तरफ, इसको हम बोलेंगे ऑस्टियोसाइट। अब हर इस लैक्यूना से व्हाट यू हैव टू डू इज, ऐसे लाइंस की तरह स्ट्रक्चर दिखाओ अंदर और बाहर की तरफ। दोनों भी तरफ दिखाने का बेटा, और इसको भर दो पूरे। ओके, अब ये जो लाइंस की तरह स्ट्रक्चर है इसको हम बोलेंगे कैनालिक्यूलाई। नेक्स्ट, एकदम बीच में जो सर्कल है दैट इज कॉल्ड एज सेंट्रल कैनाल, and it is also called as Haversian canal. Central canal is also called as Haversian canal. अब मेरी बात ध्यान से सुनो। अब ये जो पूरा एक सेटअप है, यानी एक कैरम का कॉइन, ओके, इस पूरे सेटअप को हम लोग बोलेंगे हैवर्शियन सिस्टम। So this is one Haversian system, और इसका दूसरा नाम है ऑस्टियन। ओके, तो एकदम बीच में सेंट्रल कैनाल विच इज आल्सो कॉल्ड एज हैवर्शियन कैनाल, और ये पूरा सेटअप जिसमें सर्कल है लैमेला, ओके, एम्प्टी स्पेसेस है लैक्यूना, उसके अंदर बोन के सेल्स है ऑस्टियोसाइट्स और कैनालिक्यूला, ये पूरे सेटअप को बोलते हैं हैवर्शियन सिस्टम और ऑस्टियन। तेरी मेरी भाषा में एक कैरम का कॉइन, और ये कैरम के कॉइन को तू ऊपर से देख रहा है, कैरम का कॉइन भी ऐसे ही रहता है ना, सर्कल के अंदर सर्कल। अब तू ये इमेजिन कर कि उसमें जितने भी लकड़ा वाला पार्ट है, ओके, अब ऐसे बहुत सारे लकड़े के फाइबर्स साथ में आएंगे तब जाके एक कंटिन्यूअस लकड़े का लेयर बनेगा बेटा। अब ये जो फाइबर्स की तरह है, दीज आर नथिंग बट दीज आर कैनालिक्यूला, ओके, जो, और ये बचा कुचा जो स्पेस दिख रहा है ना, हड्डी ऐसा खाली नहीं रहता बेटा, ओके। जिस तरह से कैरम के कॉइन में ये बचा कुचा स्पेस लकड़े का बना होता है, हड्डी में ये मैट्रिक्स कहलाता है, और ये जो मैट्रिक्स है वो कैल्शियम का बना होता है और कोलेजन फाइबर्स का बना होता है। थियरी हम लोग थोड़ी देर में देखेंगे बेटा। अच्छा, इसके अलावा सेंट्रल कैनाल के अंदर, ओके, 3 स्ट्रक्चर्स बनाना है तुमको। वी से वेन, ए से आर्टरी, और एन से नर्व, ओके, राइट। सो ये तीनों का नेमिंग हम लोग यहां कर देते हैं नीचे की तरफ। क्या बोला बेटा मैंने? वी से वेन, ए से आर्टरी, और एन से नर्व।
ओके, नाउ लेट्स कम बैक टू अवर ओरिजिनल डायग्राम। हमने हमारा दोस्त का एक हड्डी काटा, ओके सर हड्डी कैंची से नहीं कटेगा, हाँ नहीं कटेगा, इमेजिन फॉर एग्जांपल, ओके सो इसको यहाँ से काटा, काटने के बाद ये दो कट सरफेस दिखा। अब दोनों में से ये ऊपर वाला जो कट सरफेस है या नीचे वाला कट सरफेस को देखेगा ना तो उसमें छोटा छोटा चक्री है, ओके ये चक्री को बाहर निकाला, जूम किया, चक्रा बन गया, रिमेंबर दैट, ओके अच्छा अब एक एक चक्री कैरम के कॉइन की तरह है। अब ये कैरम का कॉइन ऊपर से कैसा दिखता है वो हमने यहाँ दिखाया था, ओके सो यहाँ से एक चीज को बाहर निकाला है और फिर इसका जो ऊपर का सरफेस है ना उसको जूम किया है नीचे की तरफ, राइट। सो दिस इज द बेसिक डायग्राम ऑफ बोन दैट वी आर सपोज्ड टू नो। अब इस डायग्राम में हमने क्या क्या देखा, बोन से रिलेटेड क्या क्या इंफॉर्मेशन हमारे पास है। सो पॉइंट नंबर 1, bone is comparatively hard and non-pliable. Non-pliable means non-flexible, यानी हड्डी कभी भी बेंड नहीं होएगा, बहुत कड़क रहता है बेटा। ओके कार्टिलेज में हमने पढ़ा था कार्टिलेज इज प्लायबल, जैसे हमारा कान ये कार्टिलेज का बना है, सो दिस कैन फोल्ड, दिस इज प्लायबल, बट द बोन कैन नॉट फोल्ड बेटा। ओके नेक्स्ट पॉइंट दैट वी आर सपोज्ड टू नो इज कि बोन में जो मैट्रिक्स है उस मैट्रिक्स को ग्राउंड सब्सटेंस भी बोल सकते हैं, और उस मैट्रिक्स को ऑसीन भी बोल सकते हैं। मैट्रिक्स यानी बचा कुचा पार्ट, ये इधर जो बचा कुचा पार्ट है ना बेटा वो सब, और ये मैट्रिक्स इट इज मेड अप ऑफ हाइड्रोक्सी एपेटाइट। हाइड्रोक्सी एपेटाइट का फॉर्मूला याद रखना, Ca10 PO4 6 times OH twice। सो बोन का मैट्रिक्स ना कैल्शियम, फॉस्फोरस और हाइड्रोक्सी का बना है, OH ग्रुप का बना है बेटा, ओके और इस कंपाउंड को बोलते हैं हाइड्रोक्सी एपेटाइट। ये फॉर्मूला याद रखो, Ca10 PO4 6 times OH twice। अच्छा नेक्स्ट, फिर बोन के स्ट्रक्चर में तुमने क्या क्या देखा कि हेवर्शियन सिस्टम इज द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक, यानी बोन में है ना हेवर्शियन सिस्टम ही बार बार रिपीट होता है। अच्छा इसमें एक और बात एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन ये याद रखो कि जैसे ये एक हेवर्शियन कैनाल है, ओके सो वैसे ही इस छोटे वाले चक्री में एक हेवर्शियन कैनाल है और इसका सेंटर वाला हेवर्शियन कैनाल है। सो दो हेवर्शियन कैनाल एक दूसरे को कनेक्टेड होते हैं विद द हेल्प ऑफ अनदर कैनाल which is called as Walkman's canal। Okay, so coming back to the theory, so bone के cut structure में we have seen Haversian system, this Haversian system is also called as osteon। अच्छा इस हेवर्शियन सिस्टम में जितने भी कॉन्सेंट्रिक सर्कल है उन कॉन्सेंट्रिक सर्कल यानी सर्कल के अंदर जो सर्कल है लाइनिंग जो है उसको हम लोग बोलेंगे लैमेला। इस हिसाब से ना कई बार एक्स्ट्रा नेमिंग भी आएगा, आउटर सर्कमफेरेंशियल लैमेला, इनर सर्कमफेरेंशियल लैमेला, यानी बाहर के सर्कमफ्रेंस वाला लैमेला और एकदम अंदर के सर्कमफ्रेंस वाला लैमेला। ओके so what you find is lamella, so lamella में you can have outer and inner circumferential lamella। अच्छा इसके अलावा बोन का एकदम बाहर वाले कवरिंग को बोलेंगे पेरिओस्टियम। पेरी मीन्स कवरिंग एंड ऑस्टियम मीन्स बोन। जैसे कार्टिलेज में पेरिकॉन्ड्रियम था, पेरी मीन्स कवरिंग यानी एकदम बाहर का कवरिंग एंड कॉन्ड्रियम वाज कार्टिलेज, वैसे यहाँ पर पेरिओस्टियम है बेटा। अच्छा इसके अलावा जो एम्प्टी स्पेसेस दिख रहा है हमको उसको बोलते हैं लैक्यूने। तो जो एम्प्टी स्पेसेस है ओके इस पूरे डायग्राम में उन एम्प्टी स्पेसेस को हम लोग बोलेंगे लैक्यूने।
लैक्यूने से जो लाइन निकल रही है उसको बोलना है कैनालिक्यूला। ओके, सो हर लैक्यूने से ये जो लाइंस निकल रही है बेटा उसको हम लोग बोलेंगे कैनालिक्यूला। अब लैक्यूने के अंदर जो सेल्स है, ओके, दीज आर बोन सेल्स। और बोन्स के अंदर ना बेटा 3 तरह के अलग अलग सेल्स होते हैं। ओके, सो फर्स्ट इज ऑस्टियोब्लास्ट, सेकेंड इज ऑस्टियोसाइट एंड थर्ड इज ऑस्टियोक्लास्ट। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट देखो क्या है, ऑस्टियोब्लास्ट और ऑस्टियोसाइट ये दोनों दीज आर बोन फॉर्मिंग सेल्स। These are bone forming cells and osteoclast is bone destroying cell. देखो ये कैसा हो गया मालूम है, ये बोन जो है ना ये एक घर परिवार की तरह है। इस घर परिवार में 3 सदस्य हैं। ओके, उसमें से जो सबसे छोटा सदस्य है ब्लास्ट, ब्लास्ट यानी इमेच्योर सेल, ओके, एंड ऑस्टियोसाइट, साइट यानी मेच्योर सेल। जो सबसे छोटा और इमेच्योर सदस्य है उसका नाम है ऑस्टियोब्लास्ट। जो उससे थोड़ा बड़ा और मेच्योर सदस्य है उसका नाम है ऑस्टियोसाइट। और तीसरा सदस्य है उसका नाम है ऑस्टियोक्लास्ट। अब इन 3 में से ऑस्टियोब्लास्ट और ऑस्टियोसाइट हमेशा घर को बनाए रखने का काम करते हैं और ऑस्टियोक्लास्ट हमेशा घर को तोड़ने का काम करते हैं। तो हमारे बोन के अंदर टोटल 3 तरह के सेल हैं। अब इसमें क्वेश्चन ये आता है कि ऑस्टियोब्लास्ट जो है ना, इट इज एक्टिव बोन सेल एंड ऑस्टियोसाइट जो है ना, इट इज इनएक्टिव बोन सेल। अब सर ऑस्टियोब्लास्ट तो इमेच्योर सेल होता है, ओके, तो उधर एक्टिव क्यों लिखा? अच्छा, इमेच्योर लोग यानी जो बच्चे होते हैं वही तो ज्यादा एक्टिव होते हैं। ओके, भागा दौड़ इधर उधर करते रहते हैं, कूदा फांदी करते रहते हैं, राइट, ज्यादा एक्टिव होते हैं, एनर्जेटिक होते हैं। और जैसे ही ऑस्टियोब्लास्ट ऑस्टियोसाइट में कन्वर्ट हो जाता है ना, ऑस्टियोसाइट इनएक्टिव है, यानी ऑस्टियोसाइट क्या करेगा, बोन के स्ट्रक्चर्स को बना के रखता है, उसमें और ज्यादा एक्टिविटी नहीं होती है। सो ये याद रखना, ऑस्टियोब्लास्ट जो है वो एक्टिव बोन सेल है, ऑस्टियोसाइट जो है वो है इनएक्टिव बोन सेल, और ये दोनों मिलके बोन को बनाते हैं, दे आर बोन फॉर्मिंग सेल्स। और ऑस्टियोक्लास्ट इज बोन डिस्ट्रॉइंग सेल। सर हमको बोन डिस्ट्रॉइंग सेल की जरूरत क्यों पड़ती है? बराबर, अब ये कैसा हो गया देखो यहाँ पे, जैसे कि ये फ्रैक्चर हुआ है, ठीक है। अब जैसे ही फ्रैक्चर होता है तो ऑस्टियोब्लास्ट और ऑस्टियोसाइट क्या करते हैं, वो फ्रैक्चर को रिपेयर करते हैं। यहाँ आजू बाजू में और ऑस्टियोब्लास्ट और ऑस्टियोसाइट बनते जाते हैं और एक्स्ट्रा बोन बनते जाता है। बट ये कैसा हो गया ना, ये तो वही बात हो गई कि हम लोग किसी भी क्रैक का जब रिपेयर कर रहे हैं बिल्डिंग में, तो हम लोग उसके ऊपर सीमेंट और प्लास्टर डालते हैं। पर जब सीमेंट और प्लास्टर में भर दूं, उसके बाद मुझे उसका रीमॉडलिंग करना पड़ता है, एक्स्ट्रा सीमेंट जो है उसको निकालना पड़ता है ताकि मैं उसको शेप दे पाऊं, तब जाके प्रॉपरली जुड़ेगा। सो यही बात हो गई, ऑस्टियोब्लास्ट और ऑस्टियोसाइट ना ये सीमेंटिंग का काम करते हैं, यानी ये ना कैल्शियम वगैरह सब भर भर के ये बोन को भरने की कोशिश करते हैं। और ऑस्टियोक्लास्ट क्या करता है, जितना एक्स्ट्रा बोन है, ओके, जिसके वजह से बोन के शेप में डिफॉर्मिटी आ सकती है, ओके, उसको निकालने का काम करता है। सो याद रखना दोनों ही जरूरी है। हाँ, खाली गड़बड़ ये है, जब ऑस्टियोक्लास्ट हद से ज्यादा काम करने लगेंगे तो डिजीज हो जाएगा, फिर हड्डियां कमजोर हो जाएंगी, वेयर ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी इज मोर। और ऑस्टियोब्लास्ट या फिर ऑस्टियोसाइट अगर हद से ज्यादा काम करने लगेंगे तो एक्स्ट्रा बोन फॉर्मेशन होगा बेटा। ओके, सो ये याद रखना है। आगे बढ़ नेक्स्ट, फिर और क्या देखा हमने इस डायग्राम में? हमने देखा इस डायग्राम में मेन ये पूरा का पूरा है हैवर्शियन सिस्टम।
जिसको ऑस्टियोन भी बोलते हैं, और इस हेवर्शियन सिस्टम के बीच में है हेवर्शियन कैनाल। और हेवर्शियन कैनाल के अंदर VAN, वेन, आर्टरी और नर्व। सो हेवर्शियन कैनाल के अंदर वैन है बेटा। अब लास्ट पॉइंट ये है बच्चों, जिस जिस बोन के पास हेवर्शियन सिस्टम होता है उसको हम बोलेंगे कॉम्पैक्ट बोन। यहां लिख देता हूं मैं, कॉम्पैक्ट बोन। कॉम्पैक्ट बोन की खास बात यह है कि इसके पास हेवर्शियन सिस्टम होता है। और दूसरा एक बोन है बेटा जिसको हम बोलेंगे स्पॉन्जी बोन। स्पॉन्जी बोन में हेवर्शियन सिस्टम इज एब्सेंट। तो यहां मैं सिर्फ एब्सेंट लिख रहा हूं। तो वहां पे हेवर्शियन सिस्टम इज प्रेजेंट, टिक मार्क किया बेटा, और यहां पर हेवर्शियन सिस्टम इज एब्सेंट। कॉम्पैक्ट बोन में ये जितना भी लैमेला है, लाइंस है कॉन्सेंट्रिक सर्कल का, वो एकदम नजदीक होता है। सो यहां पे दूसरी बात ये है, लैमेला एक दूसरे के नजदीक है। सो लैमेला इज क्लोज टू ईच अदर। लैमेला के बीच में इतना डिस्टेंस नहीं होता, इसलिए इसको कॉम्पैक्ट बोन बोलते हैं। और स्पॉन्जी बोन में जो मैट्रिक्स है, दैट मैट्रिक्स इज इन द फॉर्म ऑफ ट्रेबैक्यूला। ट्रेबैक्यूला मतलब नेटवर्क। द मैट्रिक्स इज इन द फॉर्म ऑफ ट्रेबैक्यूला, दैट इज नेटवर्क। ओके, चलो बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये बेटा ओके। सो इसके अलावा फिर तुमको और क्या जानना चाहिए? फंक्शंस ऑफ बोन्स। ओके, बोन्स का फंक्शन क्या है? सो नंबर 1, बोन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर गिविंग स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क टू द बॉडी। उसके हिसाब से हमारे बॉडी का एक ढांचा होता है, एक फॉर्म होता है, एक अपीयरेंस होता है बेटा। ओके, नंबर 2, बोन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटेक्टिंग द इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स। जैसे कि स्कल बोन जो है वो हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट कर रहा है। हमारा रिब केज जो है, चेस्ट में जो रिब केज है, वो हमारे हार्ट और लंग्स को प्रोटेक्ट कर रहा है बेटा। सो बोन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटेक्टिंग। थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन, बोन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सपोर्टिंग द बॉडी, स्पेशली द बोन्स ऑफ लोअर लिम्स, यानी बोन्स ऑफ अवर लेग्स। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर वेट बेयरिंग, वो पूरे शरीर का वजन उठाते हैं। ओके, और तो और सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है बोन का कि बोन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर हीमोपोएसिस। हीमोपोएसिस का मतलब होता है ब्लड फॉर्मेशन, ये याद रखो। सो हमारे बोन के अंदर जो रेड बोन मैरो है, रेड बोन मैरो इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मिंग आवर ब्लड सेल्स। हमारा आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, ये सब का सब बोन्स के अंदर ही बनता है बेटा। ओके, सो इस वाले लेक्चर से बोन से हमको क्या सीखना चाहिए? नंबर 1, हमको ये सीखना चाहिए कि जिस तरह से बोन हमारे बॉडी को सपोर्ट करता है, उसी तरह से हमको एक ऑर्गेनिज्म होने के नाते दूसरे ऑर्गेनिज्म को सपोर्ट करना चाहिए। 1, सेकंड, हमको दूसरे ऑर्गेनिजम्स को प्रोटेक्ट करना चाहिए। नंबर 3, बोन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग ब्लड सेल्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है, जहां फैंसी वर्ड है हीमोपोएसिस। हीमो मींस ब्लड और पोएसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन। ओके, सो वेल बच्चों, ये था हमारा आज का लेक्चर रिगार्डिंग बोन। ओके, जिसको हम बोलते हैं योयो ऑस्टियो। ऑस्टियो मतलब बोन। वी विल बी बैक विथ नेक्स्ट लेक्चर्स ऑन कंटिन्यूड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। टिल देन इसका प्रॉपर नोट्स बनाओ, सारे पॉइंट्स लिख लो, डायग्राम अच्छे से ड्रॉ करो। कीप रीडिंग एंड कीप रॉकिंग। नमस्ते।